नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो जिस खबर का हम लोगों का इंतजार था, फाइनली वो खबर आ चुके हैं और उस खबर के बारे में चर्चा करूँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ और सारे के सारे स्टॉक के बारे में सिर्फ नहीं, उसके न्यूज़ के बारे में भी बातचीत करता हूँ और उसके साथ-साथ कोई भी स्टॉक में अगर स्विंग ट्रेडिंग बने, मतलब शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड बने, तो उसके ऊपर भी जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है और जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ उसी के बारे में चर्चा करता हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट के रिलेटेड अपडेट पाना है तो जाकर फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए, आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड इस कंपनी के नाम है और इसके बारे में एक बात जरूर कहूंगा कि आरबीएनएल के ऊपर आपको एक बात याद रखना है कि इस कंपनी इंडिया के एक ऐसे कंपनी है, मतलब इंडिया के गवर्नमेंट के एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि रेलवे सेक्टर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते कंटिन्यूसली मिलते जा रहे हैं और अपकमिंग कुछ ईयर्स में और अपकमिंग फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस है। अभी आप कहेंगे सर, इसका क्या गारंटी है कि अपकमिंग टाइम्स में भी इसका प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का टारगेट है ऑल ओवर इंडिया में। देखिए जिस तरीके से वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन से स्टार्ट हुआ था और आज कितना ट्रेन हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 200 ट्रेन का ऑर्डर आरबीएनएल को मिला है। तो सोचिए 200 ट्रेन का ऑर्डर एक दिन में तो नहीं बनाएंगे, उसको कई साल लग जाएगा। तो इस बेसिस में देखा है तो कंटिन्यूसली उसको प्रोजेक्ट मिलता जाएंगे। सिर्फ वही एक प्रोजेक्ट के ऊपर तो वो डिपेंडेंसी नहीं है, वो बाकी जो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, बाकी जो मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रेल लाइंस के ऊपर, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, तो स्टेशन के ऊपर, वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंटिन्यूसली वो काम करेंगे। तो इसका मतलब इस आरबीएनएल के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी ने आपको धमाका तो परफॉर्मेंस पहले ही दे चुके हैं और ये धमाका तो सिर्फ एक टेलर है। मुझे लगता है फ्यूचर में और भी ज्यादा धमाका होने का चांसेस है। तो कंपनी के जो और क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक फाइनली नहीं आया। तो रिजल्ट कब आएगा सबसे पहले वो मैं आपको दिखा दूं। तो रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट फाइनली हो चुके हैं। वो 9 तारीख को आपको रिजल्ट देने वाले हैं और 9 तारीख के नवंबर के 9 तारीख में आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर इसको जरूर नोट करना कि जब भी कोई कंपनी का रिजल्ट आने से पहले ही कुछ क्वांटिटी, मतलब इंस्टीट्यूशन कुछ क्वांटिटी को ऐड किया है, मतलब क्वांटिटी को बढ़ा है, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। इस बात को आपको याद रखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसको नोट डाउन भी कर लेना कि जब कोई भी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है उससे पहले आपको ये देखना है कि लास्ट मंथ में कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट डिलीवरी उठाया था। अगर डिलीवरी ज्यादा उठाया गया तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकते हैं। अगर रिजल्ट आने से एक हफ्ते पहले आप एक बार डिलीवरी का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर डिलीवरी कंटिन्यूसली पॉजिटिवली डिलीवरी उठाया जा रहा है तो सोचिएगा कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है मुझे उतना ज्यादा खास देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिलेगा, रिजल्ट में थोड़ा सा प्रेशराइज हो सकते हैं क्योंकि पिछले बार का जो रिजल्ट था वहां पे प्रॉफिट तो हुआ मगर प्रॉफिट एस्टीमेट को, पिछले एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया था। अभी ये देखना है कि कंपनी एस्टीमेट को बीट कर पाए कि नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, मैं अगर आपको चार्ट पैटर्न में दिखा दूं तो देखिए चार्ट पैटर्न में बहुत सारे ट्रेड मैंने आपको मेंशन किया था, कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। और फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं होल्ड करूंगा और मतलब कोई भी काम नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड करेंगे। इस रेंज में आया और थोड़ा सा ऊपर गया और मुझे लगता है इस रेंज को अगर लेवल्स को ब्रेक डाउन करे तो 200 लेवल्स को भी टच कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहना ही ठीक होगा क्योंकि फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिला मेरे हिसाब से। और आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक कहने पे तो एक प्राइवेट बैंक है मगर इस कंपनी के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इसके ऊपर दो जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े जो प्रोमोटर्स है वो कौन है, एक है एलआईसी, दूसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों ने मिलकर इस कंपनी के ऊपर 94% के आसपास होल्डिंग रखे हैं। अभी एक बात आप सोचिएगा कि जब कोई प्रोमोटर के पास इतना बड़ा होल्डिंग है तो उस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कभी भी होल्डिंग नहीं करेंगे। अभी एफएस के पास होल्डिंग नहीं दिखेगा, डीएस के पास होल्डिंग नहीं दिखेगा। अभी इतना होल्डिंग ना दिखने के पीछे कारण कौन सा है? कारण यही है
कि देखिए सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। अब इसके पास कितना होल्डिंग है? 94%। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर 19% का होल्डिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। अभी इतना ज्यादा होल्डिंग को वो बेचेंगे तो सोचिएगा कि कंपनी को क्या कितना बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस में कितना बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और उसी बेसिस में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, उसी बेसिस में आपको ये देखना है कि कंपनीज के ऊपर इंस्टीट्यूशन जब माल बेचेंगे, सॉरी प्रोमोटर जब माल बेचेंगे तब इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे। अभी इंस्टीट्यूशन के पास देखिए तो नाक के बराबर होल्डिंग है, तो अभी जब होल्डिंग को बेचा जाएगा तब इंस्टीट्यूशन के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा, पब्लिक से भी ज्यादा होल्डिंग उसके पास देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कंपनी के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उसके अंदर के बाद भी आपको जानना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर कंपनी के तो रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट तो बहुत शानदार हुआ है, क्या मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? देखिए अगर आपका थिंकिंग एज ए लॉन्ग टर्म के लिए है तो चलो ठीक है। अगर आपका थिंकिंग शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब मान के चलिए आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है, 6 माह 1 साल के लिए लिया है, तो उस बेसिस में आपको कंपनी को सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद ही काम करना पड़ेगा। इस सारे पैरामीटर्स मतलब जहां पे होल्डिंग के लिए आपको मतलब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, एक फाइनेंशियल डिटेल्स, साथ ही साथ फंडामेंटल डिटेल्स सब कुछ चेक करना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके साथ आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न को भी देखना चाहिए। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कंपनी के एक बार सेल्स का डेटा दिखा दूं। देखिए कंपनी इस बार जो सेल्स किया पिछले बार की तुलना से तो ज्यादा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स की तुलना से कम हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो एस्टीमेट था ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, वो एस्टीमेट को तो बीट कर पाए, और कंपनी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए तो इसका मतलब कंपनी में एक प्रेशराइज देखने को मिला था। अभी कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 782 के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। अभी कितना नेट प्रॉफिट है? करीबन 1300, मतलब 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो बड़ा है, मगर कंपनी का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा हाई ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा देखना है, कंपनी के ऊपर एनपीए कितना है, मतलब कंपनी के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परसेंटेज कितना है। ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी अलग लेवल का कंपनी का रिप्रेजेंट देखने को मिला। पिछले साल में 1.16% के आसपास एनपीए देखने को मिला था, और इस बार जो एनपीए है वो 0.39% के आसपास एनपीए देखने को मिला, और पिछले क्वार्टर में कितना था? 0.44 के आसपास। इसका मतलब कंपनी खुद के एनपीए को अलग लेवल में कम किया, और साथ ही साथ ग्रॉस जो एनपीए है वो भी कंपनी धमाका जैसे परफॉर्मेंस किया। 16% एनपीए को कम करके 4.5% तक लेके आया। इसका मतलब 3 टाइम्स कंपनी एनपीए को कम किया। अभी कहने पे तो एनपीए का नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक का काम क्या है? दूसरों को लोन देना। मान के चलिए तीन व्यक्ति को लोन दिया, इनमें से 2 व्यक्ति लोन वापस कर पाए, और एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरा जो बिजनेस है वो खत्म, मतलब बिजनेस लॉसेस में चल चुके हैं और मेरा बिजनेस बंद हो चुके हैं, तो मैं बाकी जो पैसा आपको वापस करना था लोन के इंटरेस्ट के साथ वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसी चीज को कहा जाता है कंपनी का एनपीए, मतलब जो एसेट जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो उसका परसेंटेज जितना कम रहेंगे उतना ज्यादा होगा। तो कंपनी के यही परसेंटेज मैं आपके साथ इसलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो आईडीबीआई बैंक में पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी बहुत शानदार है। सिर्फ एक ही वीकनेस है इसका, मतलब इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग, मतलब सॉरी इसके प्रोमोटर के पास होल्डिंग। बाकी देखेंगे कंपनी के ऊपर बोरिंग्स जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब जो कंपनी का बोरिंग्स बढ़ रहा है तो उस कंपनी ज्यादा कर्जा इसीलिए ले पा रहा है क्योंकि उस कर्जे को वो फिर से दूसरों को लोन भी दे रहे हैं। अभी मुझे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे, मार्किंग क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर इस कंपनी का कासा रेशियो के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कासा रेशियो में कितना, 52% पैसा बैंक के पास आ रहा है। अभी कासा रेशियो होता क्या है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स। देखिए बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट से अगर वो पैसा उठाकर लोन दे तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वही पैसा वो कस्टमर से पैसा उठा पाए, मतलब कंज्यूमर से पैसा उठा पाए, जैसे हम लोग क्या करते हैं बैंक में सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं,
तो अगर इस पैसा बैंक के पास मिल रहा है तो वो ज्यादा परसेंटेज है तो बड़ी बात होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। तो यही लिए जो कंपनी का कासा रेशियो अच्छा खासा है उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। देखिए सबसे ज्यादा अगर कासा रेशियो किसी बैंक का है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का, और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सबका कासा रेशियो 50 to 55% के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। अब इतने सारे पॉइंट्स देखने के बाद आपको मैं यही कहूंगा, कंपनी के ऊपर एक जर्नी जो है वो कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से जर्नी देखने को मिला। अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना है, यहाँ पे मार्किंग कर दूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको लाइन मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना, सॉरी एक कप बना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल बना। तो फाइनली हैंडल बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो देखिए ब्रेकआउट तो हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट तो दिया, मगर एक चीज अब ध्यान देना, तो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट का जो कंफर्मेशन है वो कहाँ पे मिला, वो आप देखेंगे तो कुछ इस जगह पे कंपनी का कंफर्मेशन मिल चुके हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एंट्री लेवल तो हो चुके हैं। अभी कंपनी का जो टारगेट बनेगा वो कहाँ तक बन सकते हैं, अगर मैं इस टोटल हेड का साइज मार्किंग करूं और इस साइज को मैं ऊपर साइज में बैठा दूं तो आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो टारगेट निकल कर आ रहा है 52 रुपीज के, सॉरी 54% के आसपास, 102 रुपीज के आसपास इसका टारगेट निकल कर आ रहा है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल एक सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, ये कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है, अगर आपको इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बात आप याद रखिएगा, सीडीएसएल और एनएसडीएल एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर हाई ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा सर ऐसे क्या हो गया जहाँ पे सीडीएल और एनएसडीएल के ऊपर ग्रोथ और भी बढ़ेंगे। देखिए एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि सेबी जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने वाला है कि मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज कोई शेयर को बाय किया और कल तक आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर लिया और नेक्स्ट डे में अगर सेल करें तो उसका होल्डिंग क्या होगा, डीमेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक दिन के बाद अगर आप सेल करेंगे तो वो डीमेट में चला जाएगा और डीमेट से वो सेल ऑफ किया जाएगा। अभी कंपनी मतलब सेबी ये बता रहा है कि अगर आप सुबह 12 बजे के अंदर, मतलब मान के चलिए आप 10 बजे में कोई शेयर पिक किया और आप एक 12 बज के 10 मिनट के बाद आप उसको बेचा, तो वो जो शेयर है आपका वो डीमोट अकाउंट में चला जाएगा। जब बेचेंगे आप, आपने इंटरडे के लिए ही लिया था मगर आपने बेचा कब, 12:30 बजे में, 12 बजे के बाद, तो यहाँ पे वो शेयर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब जब आप शेयर को बेचेंगे तो एक्स्ट्रा आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो इसके लिए फायदा किसका होगा, सीडीएस और एनएसडीएल का होगा। तो यही बात मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ कि कंपनी को बिजनेस के बारे में समझिए, कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। अगर जानकारी आपको सही में है ना तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा मार्केट से पैसा कमाने के लिए। देखिए आप एक बात जरूर आप ठंडे दिमाग में सोचिए, आप जो काम करें, मान के चलिए आप एक आईटी प्रोफेसर मतलब प्रोफेशनल है, मान के चलिए आप एक टीचर है, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई भी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपके जितने नॉलेज होंगे आप उतना ज्यादा पढ़ा पाएंगे। अगर मान के चलिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन में आपको एक्स्ट्रा आपका स्किल होगा तभी तो आपके पास स्टूडेंट आएंगे। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं तो जितना आपका स्किल होगा उतना तो आप ज्यादा पैसा चार्ज कर पाएंगे। तो स्किल कहाँ से मिलेगा, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नॉलेज मतलब गेन करना पड़ेगा। सेम टू सेम इसीलिए मैं हर दिन लगातार मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि यही मुझे पैसा देते रहते हैं और यही मुझे पैसा देंगे। तो आपको भी पैसा कमाना है तो थोड़ा सा तो स्टडी करना पड़ेगा। और सीडीएसएल के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, जीरो कर्जा है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस बार कंपनी अलग लेवल का सेल्स किया। आज तक कंपनी 200 करोड़ तक सेल्स कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम कंपनी 200 करोड़ तक सेल की है। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला। आज तक कंपनी 3 डिजिट तक प्रॉफिट कभी नहीं जनरेट किए, फर्स्ट टाइम 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे सर इतना प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए पहले डायरेक्टली इक्विटीज में 2.5% के आसपास लोग इंडिया में निवेश कर रहे थे। इस बार रिपोर्ट आया 3% के आसपास लोग निवेश करना स्टार्ट किए। तो सोचिए धीरे धीरे करके निवेश बढ़ रहा है और इक्विटी में ट्रेड बढ़ रहा है, तो उसका डायरेक्टली फायदा सीडीएसएल को मिलेगा। सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों को मिलेगा। अभी देखिए एनएसडीएल मार्केट में लिस्टिंग नहीं है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट सीडीएसएल को ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया। तो कितना निवेशक निवेश किया इन्वेस्टर ने, वो मैं आपको दिखा दूं। तो शेयर होल्डर के बारे में चर्चा करूं तो देखेंगे, तो देखिए एफआईएस खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है,
डीआईएस खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो एफएस और डीआईएस ने खुद का होल्डिंग को इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इस कंपनी का पोटेंशियल जो है उसको पता चल चुके हैं। और अगर आपको पता नहीं चला था तो मेरे वीडियो देखकर शायद आपको पता चल चुके हैं। तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टडी करके आपके साथ लेके आया हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत का तो फल मुझे सिर्फ एक ही चाहिए और मैं इसके लिए आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न का, तो सीडीएसएल के ऊपर मैंने आपको एक मेंशन किया था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ और रिट्रेसमेंट किया। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई 50% के आसपास लेवल में आपको एंटी बनता है तो एंटी मत लेना, उसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उस रिट्रेसमेंट के आसपास आप एंटी लेना। तो यहाँ पे एंटी बना था और जो टारगेट बनेगा वो इजीली टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं 1602 रुपीज के आसपास। तो इस टारगेट अगर अचीव हुआ तो एटलीस्ट 30% के आसपास टारगेट बनेगा। तो इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो अप करके आप काम कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर क्या फिलहाल के लिए मैं एंटी ले सकता हूँ? देखिए, एंटी लेना एग्जिट करना आपके हाथ में है। मेरा काम है सारे चीजों को आपको समझाना, सारे चीजों को आपको सिखाना, क्योंकि मैं एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ वीडियो लेकर आता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से करिए, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना बहुत बड़ा गलत हो सकते हैं। तो प्लीज मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे फॉलो मत करिए, मुझे फॉलो तो जरूर करिए, क्योंकि ब्लाइंडली नहीं, आप प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, आपको और एक कंपनी के बारे में तो जानकारी देना ही बाकी रह गया। आप देखेंगे और एक कंपनी जो है जिसका नाम है एम के प्रोटीन। तो एम के प्रोटीन, इस कंपनी एक एडिबल ऑयल बिजनेस करने वाला कंपनी है और एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम आपको टॉप 7-6 में दिखेगा, क्योंकि 1000 करोड़ के इसका आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस भी किया। उसके चलते बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं स्प्लिट देने का। कंपनी हर एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है और वो भी कब मिलेगा? 10 तारीख को। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।